प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। नहीं फ्रेंड्स, आज की अपडेट कुछ इस प्रकार से है। आज हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे चीन की। चीन ने अंतरिक्ष में एक बार फिर बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए इतिहास रचा है। चीन के रोबोटिक चांगी 6 मिशन ने मंगलवार 25 जून को चंद्रमा के रहस्यमयी सुदूर भाग में सैंपल लेकर पृथ्वी पर वापस लौट आया है। चांगी 6 का वापसी कैप्सूल चीन के इनर मंगोलिया स्वायत्त क्षेत्र में उतरा है। चांगी 6 में 4 मॉड्यूल शामिल हैं। इसमें एक चंद्र लैंडर, एक रिटर्न कैप्सूल, एक ऑर्बिटर और एक असेंडर है। लैंडर द्वारा ले जाया जाने वाला एक छोटा रॉकेट। चीन ने इस मिशन को 3 मई को लॉन्च किया था। ये 5 दिन बाद चांद की कक्षा में पहुंचा था। 1 जून को लैंडर अपोलो क्रेटर के अंदर उतरा था, जो साउथ पोल एटकेन बेसिन के भीतर स्थित है। ये चांद के दूर वाले हिस्से पर 1600 मील का क्षेत्र है। Space.com की रिपोर्ट के मुताबिक चीन के लैंडर ने स्कूप और ड्रिल के इस्तेमाल से 4.4 पाउंड 2 किलोग्राम चंद्र सामग्री एकत्र की। ये कीमती कार्गो 3 जून को असेंडर पर लॉन्च किया गया और कुछ दिनों बाद मिशन के ऑर्बिटर से मिला। नासा के अनुसार ऑर्बिटर ने अपने रिटर्न कैप्सूल में नमूने लेकर 21 जून के आसपास पृथ्वी की ओर बढ़ना शुरू कर दिया। ये लंबी यात्रा मंगलवार की सुबह रिटर्न कैप्सूल के लैंडिंग के साथ समाप्त हो गई। चीन का चांगी 6 पहला मिशन नहीं है जिसने चंद्रमा से सैंपल लेकर लौटने में कामयाबी हासिल की है। सोवियत संघ, अमेरिका और चीन का 2020 में लॉन्च किया गया चांगी 5 मिशन भी चंद्रमा से सामग्री वापस ला चुके हैं। हालांकि पिछले प्रयासों में सभी ने चंद्रमा के निकटवर्ती भाग से सैंपल और चट्टानें एकत्र की, जो हमेशा पृथ्वी की ओर रहता है। चांगी 6 ने चांद के दूर के हिस्से से सैंपल जुटाए हैं, जो निकट वाले हिस्से से बहुत अलग है। ऐसा करने वाला चीन पहला देश है। चांद का हिस्सा दूर का हिस्सा पृथ्वी से दूर की ओर है, इसलिए वहाँ काम करने वाले अंतरिक्ष यान से संवाद करने के लिए रिले उपग्रह की जरूरत होती है। ऐसे में वैज्ञानिक चांगी 6 के नमूनों को नज़दीक से देखने के लिए उत्साहित हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि चांगी 6 जो सैंपल लाया है वो सौरमंडल के प्रारंभिक इतिहास के बारे में कुछ अनसुलझे सवालों के जवाब ढूंढने में मदद कर सकती है। प्लैनेटरी सोसाइटी ने चांगी 6 मिशन के बारे में लिखा है कि क्या SPA का निर्माण लेट हैवी बम्बार्डमेंट के भाग के रूप में हुआ था या यह एक अलग घटना थी। बेसिन और इसके ऊपर स्थित क्रेटरों की सटीक तारीख हासिल करके हम चंद्रमा के इतिहास को बेहतर ढंग से समझने में सक्षम हो गए। चांगी 6 का चीन का दूसरा मिशन था, जो चांद के दूसरे हिस्से में गया। चीन के स्पेस से जुड़े मिशन चांगी 6 के साथ ख़त्म नहीं होती। चीन की 2026 में चांगी 7 और 2028 में चांगी 8 को लॉन्च करने की है। ये मिशन चांद पर बेस बनाने के लिए ज़रूरी तकनीकों का परीक्षण करने में मदद करेगा, जिसे चीन 2030 के दशक में पानी बर्फ से भरपूर दक्षिणी ध्रुव के पास बनाने का लक्ष्य रखता है। ये हम बात करें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आगामी मॉस्को यात्रा के बारे में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आगामी मॉस्को दौरे की भारत और रूस योजना बना रहे हैं। रॉयटर्स ने रूसी समाचार एजेंसी RIA के हवाले से मंगलवार को यह जानकारी दी। RIA के मुताबिक एक राजनयिक सूत्र ने संकेत दिया कि PM मोदी जुलाई में रूस का दौरा करने वाले हैं। क्रेमलिन ने इससे पहले मार्च में घोषणा की थी कि मोदी को रूस आने का निमंत्रण मिला है। सूत्र ने इस बात की भी पुष्टि की कि PM मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच एक बैठक होने वाली है। पुतिन ने इस साल मई में लगातार 5वीं बार रूस के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली थी, जबकि मोदी ने 9 जून को लगातार 3री बार भारत के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है। इससे पहले रूसी राष्ट्रपति ने एक बयान में आम चुनाव में भाजपा की जीत पर PM मोदी को बधाई दी थी। अगर प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा होती है तो 2019 के बाद से यूक्रेन युद्ध की शुरुआत के बाद उनकी पहली रूस यात्रा होगी। राष्ट्रपति पुतिन आखिरी बार वार्षिक भारत रूस शिखर सम्मेलन के लिए 2021 में नई दिल्ली आए थे। बीते 2 वर्षों में से यह वार्षिक सम्मेलन आयोजित नहीं किया गया है। PM मोदी आखिरी बार 16 सितंबर 2022 को उज्बेकिस्तान के समरकंद में संघाई सहयोग संगठन के शिखर सम्मेलन के मौके पर पुतिन से मिले थे। तब उन्होंने यूक्रेन युद्ध का समाधान निकालने के लिए बातचीत और कूटनीति का रास्ता अपनाने की सलाह दी थी। अमेरिका और अन्य प्रमुख पश्चिमी देशों के साथ अपने रणनीतिक सुरक्षा संबंधों के बावजूद भारत ने यूक्रेन पर रूस के आक्रमण की सार्वजनिक रूप से आलोचना नहीं की। भारत ने अमेरिका के शुरुआती दबाव के बावजूद रूसी कच्चे तेल की खरीद बढ़ा दी थी। इसके साथ ही भारत ने कहा था कि घरेलू ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए इस तरह का कदम उठाना जरूरत है। हालांकि भारत ने यूक्रेन युद्ध में शत्रुता को खत्म करने और स्थायी समाधान ढूंढने के लिए बातचीत और कूटनीति के रास्ते पर लौटने की बार बार पेशकश की है। ये हम बात करें अमेरिका के उप विदेश मंत्री की। अमेरिका के उप विदेश मंत्री ने एक बड़ा बयान दिया है, जिसमें उन्होंने कहा कि अमेरिका को विज्ञान विषय की पढ़ाई के लिए भारतीय छात्रों की जरूरत है, चीन के छात्रों की नहीं। उन्होंने कहा कि मानवीय की से विषयों की पढ़ाई के लिए चीन से आने वाले छात्रों का स्वागत है। उन्होंने कहा कि अमेरिकी विश्वविद्यालय सुरक्षा चिंताओं के चलते चीनी छात्रों को संवेदनशील तकनीक तक पहुंचने को सीमित कर रहे हैं। अमेरिकी उप विदेश मंत्री ने इस बात पर चिंता जताई कि प्रयास अमेरिकी छात्र
विज्ञान, तकनीकी, इंजीनियरिंग और गणित स्टेम की पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। ऐसे में अमेरिका को इन क्षेत्रों में ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय छात्रों को भर्ती करने की ज़रूरत है, लेकिन भारत से न कि चीन से, क्योंकि भारत अमेरिका का महत्वपूर्ण सुरक्षा साझेदार है। कई वर्षों से चीनी छात्र अमेरिका में पढ़ाई करने वाला सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय छात्रों का समुदाय रहा है। शैक्षणिक वर्ष 2022-23 में अमेरिका में पढ़ाई करने वाले चीनी छात्रों की संख्या करीब 2,90,000 रही। हालांकि अमेरिका और चीन के संबंधों में आई गिरावट और अमेरिकी विशेषताओं की चोरी की चिंताओं ने दोनों देशों के वैज्ञानिक सहयोग को पटरी से उतार दिया है। इसके चलते अमेरिका में चीनी छात्रों को सबकी निगाहों से देखा जाने लगा है। काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशन थिंक टैंक के एक कार्यक्रम में कर्ट कैम्पबेल ने कहा, मैं चाहता हूं कि चीनी छात्र बड़ी संख्या में पढ़ाई करने अमेरिका आएँ, लेकिन विज्ञान की बजाय मानविकी और सामाजिक विज्ञान जैसे विषयों की। डोनाल्ड ट्रंप की सरकार में चीन इनिशिएटिव की शुरुआत की गई थी, जिसका उद्देश्य चीनी जासूसी से निपटना और बौद्धिक संपदा की चोरी रोकना था। हालांकि बाइडेन सरकार में इस इनिशिएटिव को ख़त्म कर दिया गया। दावा किया गया कि इसकी वजह से अमेरिका में एशियाई मूल के लोगों के खिलाफ नस्लवाद को बढ़ावा मिला। जब कार्यक्रम के दौरान कैम्पबेल से इसके बारे में सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि हमने चीनी छात्रों को अमेरिकी विश्वविद्यालयों में उच्च शिक्षा जारी रखने के लिए सावधानीपूर्वक प्रयास किए, लेकिन हम चीनी छात्रों की कुछ गतिविधियों के बारे में भी सावधान रहे हैं। कैम्पबेल ने कहा कि मुझे लगता है चीन तक कुछ प्रकार की पहुंच को सीमित करना संभव है, खासकर अमेरिका के तकनीकी कार्यक्रमों तक। उन्होंने कहा कि विज्ञान में छात्रों की कमी को पूरा करने का एकमात्र स्रोत भारतीय छात्र हैं और मेरा मानना है कि आगे चलकर बड़ी संख्या में भारतीय छात्र अमेरिकी विश्वविद्यालयों में विज्ञान, तकनीक और अन्य विषयों की पढ़ाई करने आएंगे। आज के लिए बस इतना ही, बाकी मिलते हैं कल आपसे नई खबरों के साथ। धन्यवाद।